हाँ, तो हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। लॉ ऑफ मोशन में हमने न्यूटन्स लॉ, 3 लॉ देखे थे हमने। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था और हमने फोर्स का फॉर्मूला भी देखा था। आज हम उसी फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम नेचुरल फोर्स जानते हैं कि किसी भी चीज़ है उसमें 4 टाइप के नेचुरल फोर्स लगते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 नेचुरल फोर्स है, बिना कॉन्टेक्ट के साथ भी लगते हैं। और बेसिक हम कोई भी एग्जाम्पल ले ले अर्थ पे, तो वहां पे अपने को हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स तो दिखता ही है। बाकी सारे जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म के साथ रिलेटेड है। बट आज हम बात करने वाले कॉन्टेक्ट फोर्स के साथ। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होते हैं और इंपॉर्टेंट टाइप के कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होते हैं कि वो कॉन्टेक्ट होने पे आते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बिना कॉन्टेक्ट के साथ भी इस मार्कर पे वर्क कर सकता है। बट बाकी कुछ ऐसे फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शन है, वो कब यूज करता है, जब वो हमारे साथ कांटेक्ट में हो, वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो, ठीक है। या फिर हम किसी चीज को धक्का मार रहे हैं, कब हम धक्का मार सकते हैं, जब हम उसके साथ कांटेक्ट में हो, जब टच में हो, तभी हम उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज उसी के रिलेटेड हम 4 ऐसे जो नॉर्मल फोर्स है, जो इंपॉर्टेंट नॉर्मल फोर्स है, उस पर बात करने वाले हैं। जिसमें पहला ही है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। पहला टाइप है नॉर्मल फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि मान लो कि कोई भी यहाँ पे सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैंने यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगने वाला ही है, वो तो फाइनल ही है। किसी भी यहाँ पे अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो फाइनल लगने ही वाला है, ठीक है। बट ये फोर्स लग रहा है नीचे, बट ये चीज नीचे जा नहीं रही। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे जा नहीं रहा है, धस नहीं रहा है नीचे। तो फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है कि क्या है, कि हमने सुना है कि जब फोर्स लगता है तब ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आता है। मोशन छोड़ो, एक्सेलरेशन में आता है, यानी उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। यानी वो अगर स्टेडी है तो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में तो वो क्या होगा, अनयूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, ये स्टेडी था, स्टेडी हो रहा है। इसका मतलब ऐसा सीन है कि ये जो कंडीशन है पूरी, इसमें कहीं ना कहीं इस फोर्स को नेग्लेक्ट करने वाला एक और फोर्स है, और वो फोर्स है नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अब हम किसी भी सरफेस के ऊपर ऐसे खड़े रहते, टेबल के ऊपर मान लो हम खड़े रह रहे हैं, फिर बेड के ऊपर सो रहे हैं, या फिर किसी भी सरफेस के ऊपर हम ऐसे खड़े हैं, किसी कोई चीज रखी है तो नीचे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि वो जो सरफेस है वो भी वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाता है। और ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, mg के बराबर, ठीक है। यहाँ पे तो ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होगी mg के बराबर। अब मान लो, अब ये जो सरफेस है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल की जगह पे ऐसे इंक्लाइंड है। मान लो ये सरफेस जो है ये थीटा डिग्री पे मान लो इंक्लाइंड है, तो क्या हो जाएगा, तो भी ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो तो नीचे की डायरेक्शन में, सीधा नीचे की डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है। तो वो तो ऐसे ही mg लगेगा। बट जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल नाम में ही नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, तो जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे सरफेस इंक्लाइंड है, तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस है उसके ही परपेंडिकुलर हमको फोर्स दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, ऐसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, ठीक है। ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट। अब x cos थीटा के बराबर क्या आ जाएगा, इस ये वाली कंडीशन में s cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे क्या हमको मिल जाएगा, यहाँ पे हमको ये जो mg की वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट s cos थीटा मिलेगा, ठीक है। यानी कि नॉर्मल फोर्स है उसका एक कंपोनेंट ही mg के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने देखा नॉर्मल फोर्स, जो एक कोई भी सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर की डायरेक्शन में लगाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि ये mg बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे मानो कि सरफेस जो है वो पानी है और हमने ऑब्जेक्ट जो रखा है वो मानो कि एक मेटल का बॉल है, ठीक है। बहुत ज्यादा भारी मेटल का बॉल है, वो हैवी होता है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो सरफेस अगर पानी है तो पानी के ऊपर जो पानी अगर अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाता है बहुत कम लगाता है, ठीक है। वो भी लगाता तो है ही, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में छोड़ेंगे तो धीरे धीरे नीचे जाता है, यानी कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाता है ये ऊपर की डायरेक्शन में, पर कम लगाता है, ठीक है। और वो डेंसिटी पे भी डिफर करता है। अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नॉर्मल फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर पानी की डेंसिटी कम है तो फिर वो नॉर्मल जो फोर्स लगा रहा है वो कम लगा पाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह के पैरामीटर्स जो है
वो डिफर करते हैं यहाँ पे। अब इसी के साथ हम दूसरा जो फोर्स देखने वाले हैं वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, जो हम बहुत कई बार सुन भी रखे हैं और हमने अगर बचपन में पढ़ा भी होगा तो हमने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपने को हेल्प करता है चलने के लिए। अगर अगर फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं रहेगा तो अपन अच्छे से वॉक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक से हम चल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमें हेल्प करता है चलने के लिए। तो हमको पता है फ्रिक्शन फोर्स तो क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि मानो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू होगा। यानी जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, जब तक मानो कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे स्टेडी है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा, 0 लगेगा। जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, जब तक कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, उस पर मोशन नहीं आएगा, तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। बट जब मूव करने लग गया तब मान लो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते भी कैसे, मानो कि हम ऐसे चल रहे हैं, तो जब हम चल रहे हैं तो हमको फ्रिक्शन फोर्स है जो यहाँ पे रोक रहा है, हमको यहाँ पे पीछे जाने से, हमारा पैर फिसलने से रोक रहा है, तभी हम अपना दूसरा पैर आगे रख पाते। मानो कि यहाँ पे केले का छिलका होता, तो अगर यहाँ पे केले का छिलका होता तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बहुत कम, ज्यादा कम हो जाता, इसकी वजह से हमारा पैर जो है यहाँ पे स्लिप हो जाता, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है जिसको जो हमें रोक सके, हमारा एक पैर रोक सके ताकि हम अपना दूसरा पैर आगे रख सके। तो चलने में भी दिक्कत होती है, ठीक है, जब हम केले के छिलके पे पैर रखते हैं। तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स के 3 टाइप है, कितने, 3 टाइप है। पहला है स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। फिर आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और थर्ड आ जाता है रोटेशनल। अब क्या होता है, कॉमन कोई भी फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी वैल्यू जो है वो ये ऑब्जेक्ट पे लगने वाले नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कोई भी फ्रिक्शन फोर्स ले लूं, ये फ्रिक्शन फोर्स है कोई भी मान लो, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल फोर्स के, यानी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल फोर्स, और वो इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इज इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और अगर प्लेन इंक्लाइन है तो ये एन की वैल्यू डिफर चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो वो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग एन की वैल्यूज मिल जाएगी। बट हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा ही किस पे डिपेंड रहेगा, एन पे, नॉर्मल फोर्स पे। और अगर हम यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर वाला जो चीज है, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर की साइन है वो हटानी पड़े, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो हमने एक कांस्टेंट ले लिया म्यू। म्यू क्या है, म्यू है फ्रिक्शन का कांस्टेंट, फ्रिक्शन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब कोई भी फ्रिक्शन हो, फिर वो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो, फिर वो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो या रोटेशनल फ्रिक्शन हो, ये जो इक्वेशन है ये तो सेम ही रहेगी, बस म्यू की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यानी कोई भी फ्रिक्शन हो वो हमेशा नॉर्मल पे ही क्या करेगा, डिपेंडेंट रहेगा। क्या होगा, डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टैटिक फोर्स वगैरह क्या होते हैं, स्टैटिक फोर्स, काइनेटिक फोर्स क्या होते हैं। अब मानो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मानो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं कर रहा है, अभी मूवमेंट्स चालू ही नहीं हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, बट ये मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा था मारकर, मैंने इसको फोर्स लगा रहा हूँ मैं फोर्स पर, ये मूव ही नहीं कर रहा है, इसके ऊपर मोशन ही नहीं आ रही है, तो मेरा फोर्स गया कहाँ। तो हो सकता है कि कुछ फ्रिक्शन जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कोई फ्रिक्शन ऐसा हो जो रेजिस्ट कर रहा हो, जो मेरे ऑब्जेक्ट को मूव होने से ही रोके, मोशन में आने से ही रोक रहा हो। ऐसे फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको एफ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है। अब म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। अब मानो कि अब हमारा क्या होता है कि एफ एस की वैल्यू क्या है, हमारे फोर्स लगाने पर ही चेंज होती रहती है। अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू एन। अब उससे ज्यादा जो हमारी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है, उससे ज्यादा अगर हम फोर्स लगाए, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज्यादा फोर्स लगाए, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा। मतलब अगर हमारा जो स्टैटिक फोर्स है उससे कम वैल्यू का हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स है वो हमें रेजिस्ट कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। बट अगर उससे ज्यादा का फोर्स लगाए तो हमारा जो
ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। अब जब मोशन में आ जाएगा तब ये एफएस लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स तभी लगता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, रुका हुआ होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी 0 होती है, उसके लिए ही ये वर्क करता है, ठीक है। बट जब ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ जाता है, किसी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन के साथ मूवमेंट करने लगता है, तब यहाँ पे वर्क करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ कैसे भी डिनोट करते हैं, जिसको म्यू के एन लिख सकते हैं, जिसमें ये जो हमारा फ्रिक्शन कांस्टेंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, वो चेंज हो जाता है, म्यू के एन हो जाता है, ठीक है। बाकी एन की वैल्यू तो सेम ही रहती है, सिर्फ ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से खिसकाना या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को और ज्यादा फोर्स लगाना, उन दोनों में कितना फर्क है। मानो कि कोई भी एक बॉक्स है, बॉक्स को सिर्फ धक्का देके चालू करना या फिर मोशन में लाना मुश्किल होता है। जब एक बार वो मोशन में आ जाता है, जब वो एक बार मूवमेंट में आ जाता है, उसके बाद उसमें धक्का देना इजी हो जाता है। किसी कार का एग्जांपल भी लो, कार को चालू करने में ही क्या होता है, थोड़ी मुश्किल होती है, पर जब वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी एक स्पीड पकड़ लेती है, तब क्या होता है, तब उसके ऊपर धक्का देना इजी हो जाता है। यानी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो यहाँ पे हमने को रोक रहा था, वो इससे ज्यादा होता है। तभी तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है चालू करने में, मोशन में लाने में। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो रुका हुआ होता है, वो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ज्यादा होता है, ठीक है। बट जब वो एक बार मोशन में आ गई चीज, कोई भी मान लो कार है, कार हमने चालू की, तो चालू करने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब एक जगह, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में ही थोड़ी सी क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद वो फिर क्या है, धीरे धीरे अच्छे से थोड़ा सा फोर्स लगाने पे अच्छे से चलने लगती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा काइनेटिक फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो क्या है, कम लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होगा, ठीक है। और तीसरा फ्रिक्शन आ जाता है रोटेशनल फ्रिक्शन। रोटेशनल फ्रिक्शन क्या होता है, मानो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ऐसा स्क्वायर ना होके ऐसे गोल है, ठीक है, एक बॉल की तरह है, या फिर ऐसे मार्कर की तरह सिलिंड्रिकल है। और अगर ऐसे सिलिंड्रिकल गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ का जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये जो इसका कांटेक्ट पॉइंट है, वो हर बार की तरह चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। इसकी वजह से इसमें फोर्स लगाना और भी इजी हो जाता है। यानी कि जो हमारा लास्ट जो रोटेशनल फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू म्यू आर एन होती है, जिसमें जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो वही डिफर करता है, वही चेंज होता है, उसकी वैल्यू तो और भी ज्यादा छोटी होती है। क्योंकि उनको पता है कोई भी बॉल है, उसको सरकाना ज्यादा इजी होता है, उसको थोड़ा सा फोर्स लगा वो ज्यादा जल्दी सरकेगा। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स जो लग रहा है वो सबसे ज्यादा कम होता है। यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मीडियम होता है, और सबसे कम होता है रोटेशनल फ्रिक्शन। यानी किसी भी चीज है, कोई भी बॉल है, उसको रोटेट कर पाना बहुत ईजी होता है, बट रोटेट करना इजी होता है। अगर मैं ये मार्कर को ऐसे स्लाइड कराऊं तो फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। अगर मैं उसको ऐसे रोल करा रहा हूं तो ही रोटेशनल फ्रिक्शन लगेगा, अगर मैं उसको ऐसे स्लाइड कराऊंगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। ये हमने देखी है तीन टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब हम एक और फोर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो है टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई, फोर्स में भी देखो टेंशन आ गया। चलो, मानो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी थ्रेड के साथ, कोई भी थ्रेड के साथ ऐसे लटका हुआ है। मानो कोई भी ऐसे थ्रेड है, उसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है, नीचे कुछ लटका नहीं है, तो वो ऐसे कैसे फ्रीली मूव करता है, ठीक है। उसको ऐसे फ्रीली ऐसे वेव की तरह भी मूव करता है। बट उसी सेकंड में मैंने यहाँ पे उसके एक एंड पे मैंने कुछ लटका दिया, मैंने मार्कर ही लटका दी, तो एकदम कैसे लटक जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, फिर वो फ्रीली ऐसे वेव की तरह मूव नहीं करेगा। क्यों स्ट्रेच हुआ? और इस पे तो फोर्स लग ही रहा था ना, mg, ठीक है। और ना तो यहाँ पे कोई नॉर्मल है जो इसको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोक रहा है, तो कौन रोक रहा है? तो हमें पता चल रहा है थ्रेड रोक रहा है। तो थ्रेड के ऊपर क्या होगा, एक टेंशन होगा। क्यों? क्योंकि वो एक टाइट हो गया, थ्रेड जो है वो टाइट हो गया, यानी स्ट्रेच हो गया, यानी वो स्ट्रेस में आ गया, और स्ट्रेस में आने टेंशन में आ जाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंशन फोर्स। थ्रेड के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स। इसके ऊपर दूसरे भी एग्जांपल आ जाएंगे, पुली वाले एग्जांपल। मानो कि ये यहाँ पे पुली है, क्या है, पुली, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो इसके साथ ऐसे बंधा हुआ है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे लटका हुआ है,
ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर mg फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट में टेंशन भी, ये थ्रेड में टेंशन भी होगा और यही टेंशन यहाँ पे भी क्या होगा, वर्क करेगा। यही टेंशन क्या होगा, यहाँ पे भी वर्क करेगा और ये टेंशन ही यहाँ पे mg, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके साथ क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा और ये mg इसके साथ इक्विवेलेंट होगा। सॉरी, यहाँ पे mg नहीं होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ mg होगा, ठीक है। अब एक चौथा जो लास्ट फोर्स है, स्प्रिंग के ऊपर लगने वाला फोर्स, स्प्रिंग के साथ लगने वाला जो रिलेटेड फोर्स है उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। कोई भी आपने स्प्रिंग देखी होगी, ठीक है, मान लो कहीं कहीं पे भी आपने, वो बॉल पेन में भी आ जाती है छोटी मोटी स्प्रिंग, ठीक है। तो वो स्प्रिंग को जब हम प्रेस करें, कंप्रेस करते हैं, तो क्या होता है, वो स्प्रिंग अपने को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, यानी स्प्रिंग भी क्या है, फोर्स लगा रही है। या फिर उसको हम जब खींचते हैं तब भी वो फोर्स लगा रही है। मानो कि हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग को बांधा है, किसको, स्प्रिंग को, और स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट बांध रखा है जो mg की तरफ है। जब मैंने ये ऑब्जेक्ट नहीं बांधा होगा तो वो नॉर्मल पोजीशन में होगी, ऐसे नॉर्मल। जब मैंने ऑब्जेक्ट को उसके साथ स्प्रिंग के साथ बांध दिया तो वो थोड़ी सी खींच जाएगी। यानी मान लो कि पहले वो इतनी थी और अब ये खींच के इतनी होगी, यानी इतना जो है उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना जो है उसने डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इसका जो फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स जो है वो इसी के साथ होता है kx, F इज इक्वल टू माइनस kx। और k क्या है, k है स्प्रिंग कांस्टेंट। अलग अलग टाइप की जो स्प्रिंग है उसका अलग कांस्टेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मान लो कि कॉपर की स्प्रिंग है, या फिर आयरन की स्प्रिंग है, स्टील की स्प्रिंग है, या फिर जो स्प्रिंग की साइज है वो भी अगर अलग है, डिफरेंट है, तो हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है डिफरेंट होगा। अब ये माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन इसलिए है क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। वो पहले छोटी थी स्प्रिंग, फिर उसको थोड़ा सा वेट की वजह से वो खींच गई, किस डायरेक्शन में खींची, नीचे की डायरेक्शन में खींची। उस जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। मानो कि एक बड़ी स्प्रिंग है, उसको मैंने फोर्स देके दबा दिया, नीचे कर दिया, तो भी क्या होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसकी क्या हुई है, जिस उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स लगेगा। और स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, माइनस kx। यहाँ पे हमने 4 टाइप के फोर्स देखे हैं, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, और हमने देखा स्प्रिंग के बारे में। आज यहाँ तक